गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं भवानी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीके जंक्शन बाय भवानी सर चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो है फर्स्ट और सेकंड फेब का डेली करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आएगा। बहुत ही बढ़िया खबरें, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो भी सेशंस आप YouTube पर हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनकी पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं जीके जंक्शन बाय भवानी सर टेलीग्राम चैनल पे। अभी तक फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि रेगुलरली आपको पीडीएफ्स मिलती रहे। साथ ही साथ जो भी हमारे एनटीपीसी के छात्र हैं वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहे हमारे साथ। मंडे टू सैटरडे आपकी जो क्लासेस हैं, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस दोपहर को 1 बजे हमारी चल रही हैं रेगुलरली। और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री हमारा चल रहा है, और इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपके कवर होते चले जाएंगे। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर्स फर्स्ट एंड सेकंड फेब 2026। पहली खबर आपके सामने ये रही, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने की एक नई विधि विकसित की है? Which Indian institution recently developed a new method to predict solar cycles? तो इसका आंसर है दोस्तों आईआईटी कानपुर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने सोलर साइकिल्स की भविष्यवाणी करने की जो टेक्नोलॉजी है या जो मेथड है वो विकसित कर लिया है। अब बेसिक बात यह है कि सर ये सोलर साइकिल क्या होता है या सौर चक्र क्या होता है? बेटा, सौर चक्र जो है सूर्य की गतिविधियों के 11 साल का पूरा कलेक्शन है। यानी 11 साल में सूर्य जो भी गतिविधि कर रहा है, और ये सारी सूर्य की जो गतिविधियां हैं ये सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन है 11 वर्षों में सौर गतिविधियों की जो साइकिल है उसी को सौर चक्र बोल रहे हैं, जिसे सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करता है। और इन्हीं को प्रेडिक्ट करने की जो तरीका है, जो मेथड है, वो आईआईटी कानपुर ने निकाल लिया है। ठीक है, बाकी एक चीज याद रखना, ये जो सौर साइकिल्स हैं यानी कि सौर चक्र हैं, इनको मेजर किया जाता है सूर्य की सतह पर। सूर्य की सतह जो है उसे हम बोलते हैं जैसे बोलते हैं अपना कोरोना, या कोरोना के नीचे एक जस्ट लेयर होती है अपनी क्रोमोस्फेयर। ठीक है, तो वहां पर आप देखते हो कि सूर्य की सतह पर हमें धब्बे नजर आते हैं, उन्हें हम सन स्पॉट्स या फिर सूर्य धब्बे बोलते हैं। तो उनकी संख्या और उनकी जो तीव्रता है वो हमें बताती है कि भाई सौर साइकिल का यानी कि सौर चक्र का क्या स्टेटस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? Which ministry has launched the पैमाना पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? तो भाई यहां पर आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो बेसिक बात यह है कि केंद्र सरकार के वो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, केंद्र सरकार के वो प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यूएशन 150 करोड़ से ज्यादा है। यानी कोई ऐसा प्रोजेक्ट सरकार बना रही, जैसे मान लो कोई सड़क है, उस सड़क में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर निगरानी रखने के लिए ये पैमाना पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए कि यहां पर हमने क्या बोला कि 150 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली अगर कोई भी केंद्रीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना या परियोजना आती है तो उस पर निगरानी रखने के लिए, नजर रखने के लिए एक फेमस और एक प्रमुख डिजिटल पहल है, डिजिटल इनिशिएटिव है पैमाना। पैमाना का पूरा नाम है, देखो, पी से प्रोजेक्ट, ए से असेसमेंट, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, एम से मॉनिटरिंग, और उसके बाद ए से एनालिटिक्स, और फिर एन से फॉर नेशन, ए से यहां पर देखो बिल्डिंग। ठीक है, तो एन ए से आ जाएगा नेशन बिल्डिंग। तो यहां पर ये पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में इसका मतलब है राष्ट्र निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन, अवसंरचना, निगरानी और विश्लेषण। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में छाई पेचोरा मिसाइल को किस प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पेचोरा मिसाइल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बेस्ट क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम? तो बेटा ये जो पेचोरा मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी जो हमारी जमीन है, जो हमारी सतह है पृथ्वी की, यहां से हवा में अगर कोई थ्रेट होगा, हवा में कोई अगर हमें खतरा मिलेगा तो उसको, उस खतरे को वहां पर उस टारगेट को ये उड़ा देगी। अब बेसिक बात यह है कि ये बनाई गई है जो कम हाइट पे जो खतरा है उससे लेकर जो मीडियम हाइट पे जो खतरा है
वहां तक अगर कोई टारगेट है, यानी कम हाइट से लेके मीडियम हाइट तक अगर कोई टारगेट है, कोई खतरा है, तो उसको उड़ाने के लिए हमारे पास ये पेचोरा मिसाइल है। इस पेचोरा मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर तैयार किया है बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना की ये जो पेचोरा मिसाइल है, इसको बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने तैयार किया है। और इससे ये पता चलता है कि भारत में ही हमारे जो ये अपने रक्षा एसेट्स हैं, यानी जो डिफेंस एसेट्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, इनको भारत में ही तैयार किया जा रहा है, जिससे ये मान के चलिए कि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो और प्रबल होता जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पेचोरा जो ये मिसाइल है, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है S-125 नेवा या पेचोरा। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो रशिया में हुई है, तो सोवियत मूल की ये मिसाइल है। सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और याद रखना, मैंने जैसे बताया कि कम ऊंचाई से लेकर मध्यम ऊंचाई पर जो भी खतरे हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है भाई, चलिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? रुसोमा संतरा की एक कैटेगरी है या एक ये मान के चलिए प्रजाति है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास रुसोमा नाम का एक गांव है, उसके नाम पर इस संतरे का नाम पड़ा है रुसोमा संतरा। तो बेसिकली नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास रुसोमा गांव है, वहां पर यह प्रजाति संतरे की उगाई जाती है। ठीक है, उसके नाम पर यह रुसोमा संतरा नाम पड़ा है, और इसी को लेकर महोत्सव, एक त्योहार मनाया जाता है। अब बात यह है दोस्तों कि ये 5वां संस्करण था रुसोमा संतरा त्योहार का, 5वीं बार मनाया गया है। ठीक है, और मैंने जैसे बताया कि नागालैंड के कोहिमा के पास रुसोमा गांव में यह आयोजन होता है। ठीक है, पिछले 4 बार से हो रहा है, 5वीं बार इस बार हो गया। और सीधी बात यह है कि रुसोमा की जो प्रचुरता है, इस गांव में रुसोमा संतरा की जो प्रचुरता है वो ठीक ठाक है। उसी को प्रमोट करने के लिए, इस संतरे की इस प्रजाति को प्रमोट करने के लिए त्योहार मनाया जाता है, ताकि जो ये संतरा खरीदने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हो। उसके बाद अगर खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे तो उत्पादन भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो किसान है, संतरा जो उगा रहा है, उसका फायदा होगा, गांव का कल्याण होगा, और जो लोग हैं रुसोमा संतरा से रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें एंटर होंगे, तो एक तरीके से इनकम बढ़ेगी लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किन आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स वर एडेड एज रामसर साइट्स इन इंडिया? भारत में 2 नई रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं, तो टोटल नंबर जो हो गया रामसर साइट्स का वो हो गया 98। तो टोटल रामसर साइट्स भारत में हो गई हैं दोस्तों 98। पर सर 98 जो हुई हैं, तो ये 2 कौन सी साइट्स जो ऐड हुई हैं? एक तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है पटना बर्ड सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है, और दूसरी है छारी ढांड, ये है गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, अब बात यह है दोस्तों कि रामसर साइट होती क्या है भाई? 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक मीटिंग हुई थी, एक कन्वेंशन हुआ था कई सारी कंट्रीज का। तो वहां पर यह डिसाइड किया गया कि यार जिन जिन देशों में इस तरह की वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं, झीलें, तालाब इस तरह की हैं, जहां पे पेड़ पौधे भी काफी सारे हैं, जहां पे जानवर भी काफी सारे हैं, यानी एक तरीके से ऐसे वेटलैंड्स, ऐसे आर्द्र भूमियां जहां पर जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों का, जानवरों का, तो उन्हें हम संरक्षित करेंगे ताकि वो पेड़ पौधे और जानवर भी सुरक्षित रह सकें। तो हमारे देश में अभी तक 98 ऐसी साइट्स हो चुकी हैं, ऐसी झीलें, तालाब ऐसे हो चुके हैं जिन्हें हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि रामसर साइट्स, और उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि वो वेजिटेशन जो वहां पे उग रही वो बनी रहे, जो जानवर वहां पर पल रहे हैं वो बने रहे, उनको खतरा ना हो। तो ये रामसर कन्वेंशन है। तो याद रखना, रामसर कन्वेंशन, रामसर बैठक ईरान के शहर रामसर में हुई थी 2 फरवरी 1971 में। और ये रामसर जो एक तरीके से कन्वेंशन है, ये इंप्लीमेंट हुआ या इफेक्ट में आया 1975 में। भारत ने इस पर साइन किया था 1982 में। भारत ने इस पर साइन किया था, भारत रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना था 1982 में। भारत ने साइन किया 1982 में, पर उससे 1 साल पहले ही भारत ने 2 अपनी साइट्स को डिक्लेयर कर दिया था रामसर साइट्स।
एक तो अपना ये केवलादेव, ठीक है, ये भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में। तो भरतपुर राजस्थान है ना, भरतपुर राजस्थान। तो केवलादेव नेशनल पार्क, एक तो इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया, और एक चिल्का लेक है ओडिशा में, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया। तो दो पहली हमारी जो रामसर साइट्स थी वो चिल्का और केवलादेव थी, ठीक है, याद रखना। और ये 1981 में डिक्लेयर कर दी गई थी, 1981 में। बाकी तो देखो वुलर लेक और लोकताक लेक, वुलर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, मीठे पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है भारत की, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये जो वुलर लेक है ये 1990 में डिक्लेयर कर दी गई थी रामसर साइट। और जो लोकताक लेक है ये मणिपुर में है, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उत्तर पूर्वी भारत में। तो ये भी 1990 में डिक्लेयर कर दी गई थी रामसर साइट। भीतरकनिका जो है इसको 2002 के आसपास इसको भीतरकनिका को डिक्लेयर किया गया था दोस्तों, रामसर साइट। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, भीतरकनिका तो ओडिशा में है, पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, पर ये प्रोटेक्टेड एरिया है। पर याद रखना ये एक रामसर साइट नहीं है दोस्तों, ये रामसर साइट नहीं है, याद रहेगा सभी को। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये यहां पे सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी, पर एक चीज आपको जो याद रखनी है बेटा, वो याद रखनी ये है कि ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है एटाह में है उत्तर प्रदेश में, और छारी ढांड जो है वो कच्छ में है गुजरात में। और ये जो डिक्लेरेशन की है ये पुष्टि की गई है, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, यानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। भूपेंद्र यादव इसके मिनिस्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी को बता दूं दोस्तों कि जीके दर्शन बैच रेलवे के लिए डेडिकेटेड बैच है। जो भी बच्चे एनटीपीसी 2025 और 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। बेस्ट कंटेंट, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जीके पढ़ के मजा आ जाएगा आपको। और मैं एक चीज और बता देता हूं, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है यहां पर, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। और सबसे अच्छी बात है नोट्स आपको नहीं बनाने, नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। डेली क्लास नोट्स तो आपको मिल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको प्रिंटेबल डिजिटल नोट्स मिल रहे हैं, हिंदी वालों को हिंदी के लिए, इंग्लिश वालों को इंग्लिश के लिए, ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। आप तो बस क्लास अटेंड करो और जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं उनसे रिवीजन करो, आपका काम उसी में हो जाना है। और जो कंटेंट है मोस्ट ऑफ द कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको पढ़ने में भी जबरदस्त मजा आएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस। तो ये जीके दर्शन बैच, अब अभी रेलवे ग्रुप डी की भी आप देख रहे हो कि भर्ती आ चुकी है 2026 की, तो 2025 वाली। तो 2025 वाली जो भर्ती है वो आप ये मान के चलो अगले 4 से 5 महीने में रेलवे शायद करवा दे। तो आपको ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर्स तो तैयार करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ आपको ये जो सब्जेक्ट्स वाली जीके है ये भी पढ़नी होगी, क्योंकि 2019 की भर्ती में उन्होंने करंट से भी पूछा और जो सब्जेक्ट्स वाली जीके है वहां से भी पूछा। तो पैटर्न अगर इस बार चेंज हुआ था तो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए आप कोई रिस्क ना लें और करंट अफेयर्स के साथ साथ अपनी जीके भी तैयार करके रखें, हर तरह से तैयार रहें एग्जाम के लिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको लगता है कि सर हमें तो रेलवे के साथ साथ एसएससी और ये जो दूसरे एग्जाम्स हैं इनकी भी तैयारी करनी है जहां पे इंडियन जीके पूछी जा रही है, तो बेटा फिर आप जीके शक्ति बैच ले सकते हो। ये और भी ज्यादा डिटेल में और भी ज्यादा थोड़ा लंबा कोर्स है, ठीक है। और यहां पर भी वही डिजिटल नोट्स और आपको लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड आपको जबरदस्त जो कंटेंट है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी ये जो बैचेस हैं ये आपको मिल जाते हैं हमारी एप्लीकेशन जीके जंक्शन बाय भवानी सर पर, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। पेड क्लासेस में जाएंगे तो ये दोनों बैचेस दिख जाएंगे, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है आप होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। तो हमारे पास अगली खबर है कि हाल ही में गांव में शहरी स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य की है? द मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना recently launched to provide urban level facilities in villages belongs to which state? तो भाई साहब किस राज्य सरकार ने अभी ग्रामोत्थान योजना शुरू की है? ग्रामोत्थान मतलब ग्राम का उत्थान, गांव का डेवलपमेंट, ठीक है, ये योजना है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि गांव में भी शहरी स्तर की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये दोस्तों ये योजना जो है ये गुजरात सरकार ने शुरू की है, ठीक है। और यहां पर टारगेट किया जा रहा है, देखो ध्यान से, आनंद जिले के भद्रा में ये शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आनंद जिले में, गुजरात के आनंद जिले में भद्रा में शुरू की है। और मैं आपको बता दूं
गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, और गांव और शहरों की सुविधाओं में अंतर कम हो, उसके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और मैं आपको बता दूं, पहले चरण में 114 तालुका मुख्यालय वाले गांवों का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 114 जो तहसीलें हैं, ठीक है, उनके जो गांव हैं उन तहसीलों के अंदर उनको यहां पर डेवलप किया जाएगा। और सीधी बात है, सर डेवलपमेंट में क्या होगा, सड़कें मॉडर्न तरीके से बनाई जाएंगी या मॉडर्न सड़कें बनाई जाएंगी। जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था है, ग्राउंड वाटर जो है उसको बढ़िया किया जाएगा, यानी एक तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मजबूत किया जाएगा। और सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, और गांव में जो भी कामकाज है सरकारी वो एक तरीके से ऑनलाइन करवाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये आने वाले टाइम में गुजरात में ग्रामोत्थान योजना में देखने को मिलेंगी गांवों में। चलिए, आर्यना सबलेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वुमेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग आर्यना सबलेंका? तो मैं आपको बता दूं, आर्यना सबलेंका महिला टेनिस कैटेगरी में नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उनको हरा दिया है एलिना रायबकीना ने। ठीक है, एलिना रायबकीना ने आर्यना सबलेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। ठीक है भाई, और एक चीज आपको याद रखना, ये जो फाइनल मैच हुआ है ये मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 72 वर्ष की आयु में दुनिया से विदा हुए माइकल नॉब्स का भारत से किस खेल से संबंध था? माइकल नॉब्स हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 वाज एसोसिएटेड विद इंडिया इन विच स्पोर्ट? तो भाई 2011 में ये हमारी जो हॉकी टीम है ना, पुरुषों की जो हॉकी टीम है, हमारी फील्ड हॉकी टीम है, उसके ये कोच बने थे 2011 में। और 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे वहां पर खेलने के लिए इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी हॉकी के फील्ड में, तो हॉकी से जुड़े हुए थे। तो याद रखना बेटा, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच माइकल नॉब्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और लंदन ओलंपिक खेलों में भारत को कोचिंग दी थी उन्होंने 2012 में। ठीक है, और याद रखना 2008 के बीजिंग ओलंपिक के लिए भारत के क्वालिफाई ना कर पाने के बाद, जब भारत 2008 के बीजिंग ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया था हॉकी में, तो उसके बाद जरूरत फील हुई थी कि कोई ढंग का कोच होना चाहिए, तो नॉब्स को 2011 में लाया गया। इन्होंने लंदन ओलंपिक जो 12 में हुए 2012 में, उसके लिए हमारी तैयारी करवाई थी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला कैटेगरी में तो किसने जीता हमें पता चल गया, पर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? तो पुरुषों में ये खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और इन्होंने हराया किसको है? नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्कराज यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं। और अब इसको जीतने के बाद ये सारे के सारे जो ग्रैंड स्लैम हैं वो जीत चुके हैं, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जो इन्होंने हाल ही में जीता है, फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन हो, या यूएस ओपन हो, सारा इन्होंने जीत लिया। यानी एक तरीके से 22 वर्ष की आयु में टेनिस इतिहास में करियर ग्रैंड स्लैम, यानी करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है जब आप चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाओ, तो करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं ये। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट इज नेशनल लेप्रोसी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये देखो यहां पे लिखा हुआ है 30 जनवरी। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। बेसिकली कुष्ठ रोग क्या होता है, आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में रेडिश पैचेस हो जाते हैं, लाल कलर के कुछ धब्बे धब्बे होने लगते हैं, दाने दाने निकलने लगते हैं, जिससे आपकी स्किन पर असर यह पड़ता है कि आपकी स्किन में जो टच वाला सेंसेशन है, ठीक है, या पेन वाला सेंसेशन है, वो कई बार खत्म हो जाता है। तो ये थोड़ी गंभीर बीमारी है, और इसी को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए 30 जनवरी को नेशनल लेप्रोसी डे मनाया जाता है। और इस बार भी नई दिल्ली के दिल्ली हाट में एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाकी इसको मैनेज करने के लिए, इसको आयोजित करने के लिए हमारा जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसके अंदर जो केंद्रीय कुष्ठ रोग विभाग है, उसने इसको आयोजित किया। बाकी एक चीज मैं बता दूं कि जो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री वो है जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर जेपी नड्डा। नेक्स्ट, 2026 में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? Who became the first women deputy chief minister of Maharashtra in 2026? तो भाई साहब ये है अजीत पवार, जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर अपना प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। तो उन्हीं की वाइफ है सुनेत्रा पवार, जो कि राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी है महाराष्ट्र से। तो सुनेत्रा पवार को यहां पर बना दिया गया है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, यानी अजीत पवार थे, उनकी जगह अब उनकी वाइफ आ गई है सुनेत्रा पवार।
और जैसे मैं बता दूं कि पूरी सर्वसम्मति के साथ इनको यहां पर बनाया गया है डेप्यूटी सीएम, और महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी सीएम है ये, ठीक है। बाकी एक चीज याद रखना, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उसके विधायक दल का नेता इनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया है, और शपथ ग्रहण मुंबई के राजभवन में आयोजित किया गया है। गवर्नर साहब जो है शपथ दिलवाते हैं। बाकी अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इनके पास जो मंत्रालय रहेंगे, ठीक है, वो है एक तो एक्साइज ड्यूटी वाला, आबकारी वाला, फिर खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट, ओडिशा का प्रस्तावित राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण एवं नवाचार गलियारा किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ओडिशा's proposed national UAV test and innovation corridor will be established at which location? UAV का मतलब क्या होता है? ड्रोन, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग, इसका नवाचार यानी इसको नए तरीके से बनाना, नए आइडियाज के साथ बनाना, ये सब कहां होगा दोस्तों? ये ओडिशा के रंगेलंडा एयरपोर्ट में, ठीक है। रंगेलंडा एयरपोर्ट जो है, यहां पर यह सुविधा प्रोवाइड की जा रही है कि यहां पर यूएवीज को टेस्ट वगैरह किया जा सकता है, यानी ड्रोन वगैरह उड़ा के परीक्षण वगैरह किया जा सकता है। और ये जो डिक्लेरेशन है ओडिशा ने हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 का जो ये एक आयोजन हुआ है, इसमें यहां पर घोषणा की है कि भाई हम नेशनल यूएवी परीक्षण एवं नवाचार गलियारा बना रहे हैं। कहां पर? रंगेलंडा हवाई अड्डा, जो कि ओडिशा में है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूल में बैंक शॉट और स्नूकर में डबल पॉट लगाने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने, जिन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए? तो भाई साहब, 3 वर्ष से भी कम उम्र का एक बच्चा है, उसने पूल और स्नूकर, ऑलमोस्ट एक जैसे गेम है ना, वो स्टिक से, जहां पे वो बॉल्स को मारा जाता है स्टिक से, है ना, आपने देखा होगा इस तरह का। वो ये देखो यहाँ पे बॉल पड़ी हुई है, इसको स्टिक से ये जो होल्स है इनमें डाला जाता है। तो बहुत ही खतरनाक शॉट्स हैं। पूल वाले गेम में तो खतरनाक शॉट है बैंक शॉट, और स्नूकर में खतरनाक शॉट है डबल पॉट। तो ये दोनों शॉट इस बच्चे ने लगा दिए। इसकी उम्र लगभग 2 वर्ष के आसपास है, यानी 3 वर्ष की उम्र से पहले ही इन्होंने खतरनाक तरीके से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। इसका नाम है इस बच्चे का जूड ओन्स, जूड ओन्स, ठीक है। तो मैनचेस्टर का है ये, ठीक है, ब्रिटेन के मैनचेस्टर का 2 वर्षीय बच्चा जूड ओवेंस ने क्यू स्पोर्ट्स में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो 2025 में 12 अक्टूबर को पूल में बैंक शॉट लगाया, ठीक है, और साथ ही साथ इससे पहले इन्होंने स्नूकर में डबल पॉट लगाने वाला ये सबसे कम उम्र का बच्चा बना था, या सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना था। तो मतलब 3 साल की उम्र से पहले ही ये दोनों शॉट लगा लिए हैं, और गिनीज जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो भाई साहब, इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है ये मनाया जाता है 1 फरवरी को, क्योंकि 1977 1 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी, और ये हमारे जो तटीय सीमा है उनको सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। इंडियन नेवी के साथ ये हमारे तटों की रक्षा करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी इलीगल जो जैसे बोलते हैं ना कि इलीगल एक्टिविटीज समुद्र में चल रही होती हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह की सप्लाई वगैरह, या फिर कोई किसी शिप को कोई जो पायरेट्स वगैरह है वो कैप्चर कर लेते हैं, तो उन सब से यहाँ पर ये सारी चीजें बचाने का काम करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, याद रखना आप लोग। और याद रखना ये भी चीज कि किस एक्ट के द्वारा इसका गठन, तटरक्षक अधिनियम, ठीक है, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो एक्ट बाद में आया, स्थापना पहले हो गई 1 साल पहले, ठीक है। बाकी भारतीय तटरक्षक दिवस 2026 इस तटरक्षक बल की 49वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो आज का खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो जीके जंक्शन बाय भवानी सर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो बेटा, और यहां पर पीडीएफ में अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ। एनटीपीसी वाले इस टाइम टेबल को फॉलो करो, इसी के साथ चलते जाएं। बढ़िया रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स और ये मान के चलिए आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो ये मे बी आपको उतना हेल्प ना करे, पर अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, फाउंडेशन क्लियर है, तो ये रामबाण है आपके लिए जबरदस्त तरीके से। बाकी जिसका फाउंडेशन क्लियर नहीं है वो हमारे फाउंडेशन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। जीके दर्शन बैच रेलवे का बैच है, अभी ग्रुप डी के लिए भी तैयारी कर सकते हो इससे, और आपका जो एनटीपीसी है उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। जबरदस्त तैयारी कर सकते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। यहां जीके पढ़ लिया, आपको मजा आ जाएगा जीके पढ़ के, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि सर हमें तो रेलवे के अलावा भी दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करना है, तो फिर आप जीके शक्ति बैच ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है दोनों कोर्सेज पर। नोट्स की चिंता करनी नहीं है, डिजिटल नोट्स आपको मिल रहे हैं,
प्रिंटेबल फॉर्मेट में, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, मजा आ जाएगा नोट्स पढ़ के भी। ठीक है, तो ये आपका जो बैचेस हैं ये आपको मिल जाते हैं जीके जंक्शन बाय भवानी सर एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में पेड क्लासेस में जाके आपको दोनों बैचेस दिख जाएंगे, जिसमें भी एनरोल होना है आप हो सकते हैं। बाकी अगर कोई परेशानी होती तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं फ्री होते ही आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी लाइक कर दो सेशन को, कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। डेली करंट अफेयर्स आपको लगातार मिल रही है मंडे टू सैटरडे, और संडे को जो है हमारा वीकली टेस्ट होता है। ठीक है, तो जिसकी भी इच्छा होती है वीकली टेस्ट अपने आप को एक बार देखने की कि भाई हमने हफ्ते भर जो पढ़ा है वो रिवीजन सही चल रहा है कि नहीं, तो वो वीकली टेस्ट भी जरूर दिया करें। ठीक है भाई, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।